अच्छा जी, हैबिट्स के बारे में हमने एक सेक्शन इसका ख़त्म कर लिया था। जो फर्स्ट लॉ था, मेक इट ऑब्वियस, और उसके बहुत सारे स्टेप्स हमने देख लिए। अब इसके बाद इसका सेकंड लॉ हम शुरू कर रहे हैं, मेक इट अट्रैक्टिव। इसमें जो हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये है कि वो कौन सी हैबिट होती है जो आपके लिए इररेजिस्टिबल बन जाती है, यानी आप इतने टेम्प्ट होते हैं कि आप उसको पकड़े बगैर रह नहीं सकते। उसके लिए एक डच साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1940s में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या चीज़ इंसान को मोटिवेट करती है। और अक्सर औकात ये लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जानवरों पे पहले करते हैं और फिर उसको ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ रिलेट करते हैं या फिर देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये सी शोर पे कुछ बर्ड्स टाइप होते हैं। उनको उन्होंने देखा कि जब उनके बच्चे होते हैं ना और उनको जब खाना चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी माँ को इस तरह पहचानते हैं कि उसकी जो वो बीक होती है ना, उसके ऊपर एक रेड डॉट होता है, तो वो उस रेड डॉट को ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। तो उससे फिर माँ को ये इंडिकेशन सिग्नल जाता है कि जी मुझे खाना चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। तो वो फिर माँ बच्चे की हेल्प करती है। तो उन्होंने क्या किया कि कार्डबोर्ड लेकर उस तरह की वो उनकी चोंचें बनाई और उसके ऊपर रेड स्पॉट लगाया। उनका ख्याल ये था कि वो बच्चे पहचान लेंगे कि ये हमारी माँ नहीं है, लेकिन बच्चों ने नहीं पहचाना और बच्चों ने ये किया कि उसको हिट करना शुरू कर दिया। नेचुरली डॉट था वो बहुत छोटा सा था जो माँ के उस पे चोंच पे था। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो जो कार्डबोर्ड पे बनाया था उस डॉट को ज़रा बड़ा करते हैं। कि उन्होंने कहा ये देखें कि माँ का तो उनको डॉट छोटा नज़र आता है और ये जो हम अननेचुरल तरीके से कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं ये बड़ा नज़र आता है। तो बच्चे अब इनकार करते हैं कि उनको चेंज फील हो। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे जो थे वो और एक्साइटेड हो गए और ज़्यादा तेज़ी से उन्होंने आकर वहाँ पे चोंचे मारना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रेन है वो क्या करता है कि जितना बड़ा स्टिमुलस उसको नज़र आता है वो उतना ज़्यादा खुशी से उसकी तरफ बढ़ता है। इसको उन्होंने कहा कि हाइटेंड वर्जन ऑफ रियलिटी। एक रियलिटी है और एक उसकी जिस तरह से तशहीर की जाती है या जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये इन्होंने एनिमल्स में देखा था। तो उस पर अब उन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर भी क्या होता है कि आप इसी तरह से जहाँ पे भी एग्जैजुरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी आएगा आप उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। और इसको फूड इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह कैश किया। यानी जंक फूड क्या करती है, इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे उसको डेवलप किया गया कि जब आपको एक रेगुलर फूड मिलता है जो कि हेल्दी होता है तो आपको उसके साथ कोई एक्साइटमेंट नहीं फील होती। लेकिन जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं, द वे इट इज़ प्रेजेंटेड या ये कि वो आपके दिमाग में उस रियलिटी को कैसे हाईलाइट करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। उसमें उन्होंने 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया, सॉल्ट, शुगर एंड फैट। उन्होंने कहा कि अगर हम नमक की मिकदार ज़्यादा कर देंगे, चीनी की मिकदार बढ़ा देंगे, फ़ैट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो उसके साथ क्या होता है कि ये जिसको हम कैलोरी डेंस फूड कहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप उससे ज़्यादा जल्दी एसोसिएट होते हैं, ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर जब आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर्स पे, तो वो यूजुअली वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब इंसान जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, उनके क्या बिहेवियर्स होते थे। तो उनके लिए था कि जी वो बाहर जाते थे और वो जो जानवर मिलता था उसको पकड़ते थे, अंदर लेकर आते थे, उसको मील बनाते थे अपना ना, और वो उनका सर्वाइवल होता था। उनको पता होता था कि पता नहीं अगला मील कहाँ से आएगा, कोई फ्रिज फ्रीज़र और ऐसी चीज़ें तो उनके पास नहीं होती थी। तो वो ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ना अभी सर्वाइवल मोड ही है। हम सर्वाइवल का ही सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अब तो इतनी प्लेंटीफुल चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम आसानी से उनको खा सकते हैं। हम भी अगर किसी चीज़ को देखते हैं हमें लगता है कि शायद अगर हमें ये ना मिली तो दोबारा पता नहीं कभी सामने आएगी कि नहीं आएगी। तो हमारा ब्रेन हमें इस चीज़ पे लेके जाता है कि फ़ौरन इसको ले लो, फ़ौरन इस चीज़ को इख्तियार कर लो। तो फूड जो है वो हालांकि अब इतनी ज़्यादा है लेकिन हमारा दिमाग हमें वो एक स्केर्स मेंटेलिटी में लेके जाता है जो हमारे एंसेस्टर्स में होती थी कि जी सुबह निकलना है, काम करना है, अब पता नहीं दोबारा मुर्गी मिले ना मिले, दोबारा कोई बकरी मिले ना मिले, दोबारा कोई जानवर फिश मिले ना मिले। तो वो फटाफट जो भी सामने आता था उसको पकड़ लेते थे। लेकिन अब हमारे पास तो हर वक्त ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जहाँ पर भी खाने का मौका मिलता है हम इसी तरह खाते हैं जैसे शायद हमें अगला मील नहीं मिलने वाला।
ये कितनी बड़ी रियलिटी है ना। सेल पे भी ऐसे ही होता है, यानी कपड़े आप लेने जाएं, शॉपिंग करने जाएं, बाकी चीज़ों में भी हम बिल्कुल यही वाला बिहेवियर जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो ये देखा गया कि जो ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है वो 50,000 ईयर में भी बदला नहीं है, और मॉडर्न फूड इंडस्ट्री ने इसको बड़ी अच्छी तरह से कैश किया है। उनको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया है। इसी तरह जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए जो भी बेचने वाले हैं उन्होंने भी यही किया है कि उस प्रोडक्ट को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर दिया है। वही वाली कॉन्सेप्ट याद रखें कि वो एक छोटा निशान था, रेड स्पॉट था माँ की चोंच पे, जिससे बच्चे आते थे, अट्रैक्ट होते थे। अब जब उस स्पॉट को बड़ा किया गया एक कार्डबोर्ड पे, तो बच्चों ने उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। वो उनके लिए ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, और वो वहाँ जा रहे हैं। अब जैसे देखें चिप्स जो हम खाते हैं, हम घर वाले चिप्स खाते हैं, हम कहते हैं इतने मज़े के नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं मार्केट में और वहाँ से खाते हैं वो हमें बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली जो फूड चेन्स होती हैं। क्योंकि उसके बारे में मैंने बाकायदा पढ़ा था कि उन्होंने एग्जैक्ट रखा हुआ है कि क्रंच कितना होना चाहिए, कितने क्रंच पे सेटिस्फेक्शन फील होती है, कितना सॉल्ट डाला जाए तो उस पर सेटिस्फेक्शन फील होती है, और बाहर से कैसा हो टेक्सचर, अंदर से कैसा हो टेक्सचर। तो वो जिस तरह से उनकी कटिंग हुई हुई है, जिस तरह से उनको फ्राई किया जाता है, जितने टेम्परेचर पे, जिन टेक्निक से, वो उसी के मुताबिक हैं। इसी तरह अगर आप सोडा पीते हैं तो उसमें कितना आपको ये फिज़ जो है वो फील होना चाहिए। तो कोई भी आप प्रोडक्ट खाते हैं तो आपके मुंह में उसका सेंसेशन क्या आनी चाहिए। डॉक्टर कंवल, जो ये फिजी ड्रिंक्स के ऐड होते हैं उसमें जो आवाज़ होती है ना जी, वो दिल कहता है अभी कहीं से कोई सॉफ्ट ड्रिंक आया और हम पिए। इसी चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया है। प्रोसेस फूड जो है ये एक डायनामिक कंट्रास्ट हमें देते हैं, यानी इसमें क्रंच है और इसमें क्रीम है। जैसे आप देखें पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो नीचे से क्रंच है और ऊपर जो है वो चीज़ी चीज़ी सॉफ्ट फीलिंग है। तो ये जो डायनामिक कंट्रास्ट होता है ना, ये भी आपको जाकर बहुत हिट करता है और आपका दिल चाहता है वो काम करने को। लेकिन जो नेचुरल फूड होगा, जो अनप्रोसेस्ड फूड होगा, उसकी सेंसेशन एक ही रहेगी, अंदर बाहर वो एक जैसा ही होगा, उसके कोई आर्टिफिशियल ऐसे एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है उसमें ना। तो फिर क्या होगा कि कुछ मिनट्स के बाद आपका ब्रेन जो होता है वो उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देता है, और आपका पेट जो होता है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप ये प्रोसेस फूड लेते हैं, उन्होंने आपकी उस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन किया होता है, तो हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, और इसी वजह से ओवर ईटिंग पैटर्न्स जो है वो भी आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट, शुगर और फैट जो है ये हमारे ब्रेन को बहुत एक्साइटेड रखता है, और हम इसके पीछे लगे रहते हैं और हम खाते रहते हैं और ओवर ईट भी करते हैं। और हाइपर प्लेटेबल फूड जो है ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। जैसे हम पकौड़े खाते हैं तो एकदम मूड चेंज होता है, मीठा खाते हैं तो हमें वही एक्साइटमेंट इन दोनों चीज़ों में है। बिल्कुल। तो अब ये कि इससे ये पता चलता है कि जितना भी कोई भी अपॉर्चुनिटी जितना अट्रैक्टिव होगा वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन में आपको लेकर जाएगा। यानी एक आप बहुत अच्छा काम करवाना चाह रहे हैं, अब आप दीन के मामले में भी देखें, इवन पेरेंटिंग में देखें, हम जो कुछ बच्चों से करवाना चाह रहे हैं वो उनके लिए एक्साइटिंग नहीं होता, इसलिए वो उसमें उलझे रहते हैं, वो नहीं करना चाहते। लेक्चर फॉर्म जैसे कह रहे हैं आप। नहीं, एक तो होता है कि आप लेक्चर दे रहे हैं, एक ये कि आप उनको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप उनको चाह रहे हैं कि ये काम वो करना शुरू कर दें, तो वो चीज़ होती तो बहुत ज़रूरी है, वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसके मुकाबले में जो बाकी चीज़ें हैं उनको इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है, इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है कि लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही चीज़ें जो है ना वो बेहतरीन है और यही काम जो है हमें करने चाहिए। जैसे आप देखें कि अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो मैनिक्विन्स जो होती हैं उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उनकी बॉडी और फिगर ऐसा बना होता है कि जब आप वो ड्रेस देखते हैं उस पर पहना हुआ, तो आपका ब्रेन आपको ये बताता है कि अगर मैंने कोई रेडीमेड चीज़ खरीदी, बनी बनाई चीज़ खरीदी या ऐसे कपड़े पहने तो मैं भी ऐसी लगूंगी, मैं भी बहुत अच्छी लगूंगी। अगर मैंने सादे कपड़े पहने तो मैं शायद अच्छी नहीं लगूंगी। और इसी वजह से हम फिर वो वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं, या ऐसे फिगर्स जो हैं वो पहनते हैं, वो हाईलाइटेड हो जाते हैं ना कि ये कपड़ा जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें आपकी लुक बड़ी अच्छी आती है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको कहता है कि ये चीज़ पहनो। फिर इसी तरह सोशल मीडिया जो है उसने इस चीज़ को कैसे कैश किया, ये जो लाइक और इस तरह आपके कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसी तरह से जो ऑनलाइन पॉर्न है
ये भी यहीं से जनरेट हुआ है कि आपको इन चीज़ों में मज़ा आना शुरू हो गया। जो एक्चुअल रियलिटी है कि घर में हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, वो आपको वो स्मॉल डॉट ऑन द वो बीक नज़र आना शुरू हो गया, वो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। सो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उन्होंने भी यही काम फिर शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से लोग पागल हो जाते हैं कि बस ये चीज़ मुझे मिल जाए, अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ये सारे सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। जैसे गर्मियों की छुट्टियां आती है ना, हमें पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था हम कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आया है हम एक प्रेशर में चले गए हैं। हर कोई उठाता है सामान छुट्टियों के गुजारने, कभी कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, हाँ जी। और वो हमें बहुत डिप्रेस कर देती है चीज़। और उनका वो जाना, तैयारी, वो सब कुछ हमारे माइंड को, और फिर घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जबकि हमारी इस पे लड़ाई नहीं हुआ करती थी नॉर्मली। तो काफ़ी पहले की बात है, मैं ऐसी एक पॉडकास्ट था तो वो मैंने देखा, तो दैट वाज अबाउट वो सेलिब्रिटीज़ को बिठाते थे और उनसे पूछते थे कि आपको ट्रैवलिंग का कितना शौक है और आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं। हुआ ही कि मैंने वो फिर होता है ना एल्गोरिदम्स में वो आ जाता है तो उससे अगला प्रोग्राम और वो भी आपके सामने आता रहता है, तो मैंने 2-4 प्रोग्राम उसके देखे। अब मैं ये देख रही थी, मतलब मैं जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ देखूँ ना तो मैं 2 नज़रों से देखती हूँ। एक मैं इस नज़र से देखती हूँ कि इसमें वो ओवरऑल बात क्या कर रहे हैं, और एक मैं देखती हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर ठहराव नहीं होगा, जो कुरान उस तरह से पढ़ने समझने वाला नहीं होगा, स्पेशली हमारा यूथ जब वो ये चीज़ें देखेगा, या एक ऐसी खातून है जो घर में भी घरेलू हिसाब से बैठी है, इवन वर्किंग भी है लेकिन उसकी वो डीप विजन नहीं है फॉर आखिरा, वो जब ये देखेगी तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो अब मैंने उसमें क्या चीज़ें नोटिस की, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, हम मुझे ये शौक है, मेरा ये शौक है। अब मैं दिल में सोच रही हूँ मुझे भी बड़ा शौक है, ठीक, लेकिन वो साथ साथ बता रही है मैं फिर एक दफ़ा जब यहाँ गई तो फिर मैंने ये किया और वहाँ का होटल ऐसा था, फिर मैं यहाँ गई तो फिर मैंने शॉपिंग में ये किया और वहाँ पे ये था, और मैं उस वक्त साथ साथ लिखती जा रही हूँ खर्चे। यानी मैं सोच रही हूँ कि अगर आप साल में एक ट्रिप लगा लें, लोकल ट्रिप लगा लें, तो फिर भी शायद अगले साल आप एक और लोकल ट्रिप लगा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान हर साल बाहर का ट्रिप नहीं लगा सकता। अच्छा, और अगर कोई बाहर का ट्रिप लगाता है तो या तो उसके फिर फाइनेंसेस और वो सारी चीज़ें इतनी होती हैं कि वो मैनेज कर सकता है ना। फिर मैंने सोचा कि जो भी इंसान ये देख रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा, यानी उसके अंदर या तो फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी कि हम नहीं कर सकते, हाय इनके कितने मज़े हैं, फिर दूसरा ख्याल आ रहा होगा हम किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएं, बाय ऑल मीन हमारे पास भी ये सब कुछ हमारे पास ये सब कुछ है, हमारे पास भी इतना फिर पैसा हो कि हम हर जगह आ जा सके। इसीलिए ये आजकल ये व्लॉग्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। इवन मेरे बच्चे भी जो है ना वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं व्लॉग्स वालों को। तो उस दिन भी मैंने कहा आप लोगों को पता है कि ये सब हराम की कमाई है, तो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं ये तो प्रोफेशन है, कैसे ये हराम की कमाई है। और एक और चीज जो आपका जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड, इन्हीं व्लॉग्स में वो लोग प्रमोशन कर जाते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी एग्जैजुरेटेड फीचर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं वो बहुत हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और हमारी इंस्टिंक्ट उस वक्त कहती है कि बस तुम्हें भी ये चीज़ जल्दी से मिल जानी चाहिए। इसमें आप फिर एक्सेसिव शॉपिंग में भी चले जाते हैं, सोशल मीडिया हैबिट्स आपकी हो जाती हैं, पॉर्न एडिक्शन हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, किसी चीज़ में भी जो चीज़ हाईलाइटेड आपके सामने आएगी आप वो काम करना शुरू कर देंगे। तो जो रिवॉर्ड, तो ट्रेंड ये बन चुका हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ को भी चाह रहे हैं कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो अब आप उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाएं, बहुत उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। वीडियो गेम में भी यही कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो इतना प्लेयर वाला होता है कि अगर आप बच्चों को कहते हैं आओ बैठ के बोर्ड गेम खेलें, वो थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, या और कोई आउटडोर एक्टिविटी करें वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं वापस हमने इसी में जाना है। इसमें हम देख रही थी कि हमारी यूथ का जो सारा टैलेंट है ना वो इसी में चला जा रहा है। हम लोग एक ड्रामा करते थे, एक टैब्लो करते थे, तो हम उसके लिए कितनी तैयारी करते थे और कितना हम उसके ऊपर मेहनत करते थे। हमारी यूथ तो इस तरह वो कर रही होती है, मैं कभी कभी उनको देखती हूँ, उनकी कितनी एनर्जीज, कितना टैलेंट सिर्फ इन्हीं चीजों में लगा जा रहा है। शैतान के आए थे ना कि मैं उनके लिए ये मुज़य्यन कर दूंगा, खूबसूरत, ये अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट वहीं से है कि वाकई शैतान ने ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत बना दी। तो बात ये कि जो इंसान का दिमाग अल्लाह ताला ने जो दिया है वो तो इतने हज़ारों सालों से वही है, लेकिन बात अब क्या हुआ है कि अब हमें टेम्पटेशन बड़ी डिफरेंट किस्म की फेस करनी पड़ रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अगले स्टेज पे पहुंच गए हैं। और अगला स्टेज क्या है
कि अब हमारे अंदर ये जो इतनी हाईलाइटेड अट्रैक्टिव चीज़ें आ रही हैं, तो अब हमें क्रेविंग शुरू हो गई हैं। अब इसकी वजह से हम क्रेविंग के लूप में चले गए हैं। अब इस सिलसिले में कहते हैं कि 1954 में एक और न्यूरो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने क्या किया कि दिमाग के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वो इलेक्ट्रोड्स जो लगाए, और उन्होंने वहाँ से डोपामीन को स्टडी किया, और उन्होंने देखा अगर हम डोपामीन को ब्लॉक कर देते हैं तो वो जानवर जो है वो क्या करता है। तो जब उन्होंने रैट्स के ब्रेन में ये लगाए तो उन्होंने देखा कि जब डोपामीन रिलीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि डोपामीन आपको एक्साइटेड रखता है ना, और आपको मोटिवेटेड रखता है, आप आगे बढ़ें, कुछ करें। तो उन्होंने देखा कि डोपामीन जब उन रैट्स को नहीं मिला तो उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने आपस में जो इंटीमेसी थी उनकी रैट्स की वो छोड़ दी, उन्होंने किसी चीज़ की चाहत करनी छोड़ दी, और कुछ दिनों में मतलब पानी पीना छोड़ दिया, और कुछ दिनों में वो मर गए। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसकी फॉलोअप स्टडीज़ की, और उन्होंने देखा कि अगर हम डोपामीन तो बंद ही रखते हैं उनमें, उनको डोपामीन रिलीज़ नहीं होने देते, लेकिन जब हम कोई भी एक्टिविटी उन्हें करा रहे हैं तो अगर हम उन्हें थोड़ी सी शुगर दे दें, तो उन्होंने देखा कि शुगर की वजह से वो जो रैट्स थे उनका चेहरा बड़ा खुशाइंद हो गया, और वो बड़े प्लेयर में चले गए, और उन्होंने जनाब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। इससे उनको ये पता चला कि सिर्फ डोपामीन ही ज़रूरी नहीं होता कि इंसान करे, यानी कुछ और चीज़ें भी इस वक्त मौजूद हैं जो आपको क्रेविंग दे सकती हैं, जिसमें शुगर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वो किस तरह से इंसान को, या मतलब किस तरह से किसी को अपनी अट्रैक्शन की, किसी चीज़ की अट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। और इसी तरह आप देखें जैसे और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये डोपामीन के बगैर भी बहुत कुछ इंसान कर रहा होता है। तो हैबिट्स होती हैं, हम कहते हैं हैबिट्स को जब हम यूजुअली देखते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप। मसलन क्या होता है कि आपने कोई भी ड्रग लिया है, जंक लिया है, आपने कोई वीडियो गेम खेल ली है, आप सोशल मीडिया पे गए हैं, तो एकदम आपके दिमाग में डोपामीन जा रही है। जो डोपामीन जा रही है आपको एक्साइटमेंट दे रही है, आपको खुशी का एहसास हो रहा है, और आप वो वाले काम अपने जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने डोपामीन के ऊपर जो मज़ीद काम करना शुरू किया है, तो उन्होंने देखा है कि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट प्लेयर। वो देख रहे हैं कि जो एक सेंट्रल रोल आ रहा है डोपामीन का, वो मोटिवेशन में भी आ रहा है, वो लर्निंग और मेमोरी में भी आ रहा है, वो पनिशमेंट में भी आ रहा है, वो कुछ चीज़ें छोड़ने में भी आ रहा है, बिहेवियर्स, और मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स में भी आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब आप किसी प्लेयर को फील करते हैं तो आप उसको पहले एंटिसिपेट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैंने खाना खाने जाना है, तो खाना खाने, अभी आप खाना खाने गए भी नहीं हैं, ऊपर हाई होना शुरू हो हाँ, जाएगा। आपकी डोपामीन उस वक्त हाई होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट कि जब आप खाना खा लेंगे तो उस वक्त हाई होगी, जाने से पहले आपकी डोपामीन, आपने कहीं किसी भी कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी अट्रैक्टिव है, आपको बड़ा मज़ा आना है, तो वो आपकी डोपामीन जो है ना वो हाई होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अपनी कोई पसंद की चीज लेनी है ना, उससे पहले ही उस एक्साइटमेंट का ग्राफ जी। बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब वो मिलती है उसके बाद वो गिरता वो है। नीचे आ जाता है। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे लिए रिवॉर्डिंग होगा, तो जो डोपामीन के लेवल्स होते हैं वो ऊंचे होना शुरू हो जाते हैं, और जब भी डोपामीन ऊपर जाएगी तो हमारी एक मोटिवेशन होगी, हम वो काम करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड, कि आप एक रिवॉर्ड जो आपको मिलना है, आप पहले से उसके बारे में एक्साइटेड हैं। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, हमने बच्चों को बताया आइसक्रीम खानी है, बर्गर खाना है, कहीं जाते हैं बाहर, तो वो, या पार्क जाना है, तो वो पहले एक्साइटेड होते हैं। कई दफ़ा वहाँ जाके वो एक्साइटमेंट उनकी नहीं होती। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो एंटिसिपेशन होती है, जो हम पहले से सोचते हैं और उसकी वजह से डोपामीन रिलीज होती है, तो वो हमें उस रिवॉर्ड तक लेके जाती है, वो हमें उस एक्शन तक लेके जाती है। यानी हम तो ये सोच रहे थे ना, पहले ये समझा जाता था कि आप कोई काम करते हैं, जब आप काम करते हैं उस अगर डोपामीन रिलीज होती है, वो डोपामीन रिलीज होती है तो आप खुश होते हैं। लेकिन अब ये देखा गया है कि डोपामीन आपकी सोच से, जब आप प्लान करते हैं उससे रिलीज होती है, और आप एक्साइटमेंट में जब उस काम को करना शुरू कर देते हैं, वो आपको उस जगह तक फिर लेकर जा रही होती है, और आप उसको फिर हासिल करते हैं। इसके लिए ना पूरा वो एक डोपामीन पे एक उसका पूरा सिस्टम को भी स्टडी किया है। जैसे वो कहते हैं कि जब अभी हैबिट नहीं बनी होती, ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ सोची कि अब मैंने ये काम करना है, अब आप क्या करते हैं कि आप जब वो सोचते हैं ना कि मैंने वो काम करना है, तो जब वो रिवॉर्डेड कोई जगह पे आप पहुंचते हैं तब डोपामीन वहाँ रिलीज होती है। फिर जब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे ही आपको मतलब क्यूज के बाद क्रेविंग आती है, जैसे ही आपको क्रेविंग होती है कि वो मुझे काम करना चाहिए, वहाँ पे डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाती है।
वो रिवॉर्ड पे नहीं रिलीज होती, वो वहाँ पे रिलीज होती है जहाँ पे आपके पास अब क्रेविंग शुरू होती है, वो वाला आपके ट्रिगर्स आ गए हैं, वो वाली सिचुएशन आ गई है, अब आपको एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि मुझे ये वाला काम जो है वो करना है। फिर एक थर्ड स्टेज भी है कि जब आप क्रेविंग की तरफ जाते हैं, मसलन आपने उस हैबिट को लर्न कर लिया है और अब जब आपको क्रेविंग होती है उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होती है, लेकिन अगर आप जो सोच रहे थे वो नहीं होता तो जब आप उस रिवॉर्ड तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे डोपामिन लो हो जाती है। मसलन आपने ये फ्लेवर आइसक्रीम का खाना था वो नहीं मिला, आप फलां को मिलना चाह रहे थे वो बंदा अवेलेबल नहीं था, आप बोर हो गए, आपको मज़ा नहीं आया। इसकी ना एक एग्जाम, जब हम हज पे गए ना तो मेरे साथ कुछ जो हमारी फ्रेंड्स थी, वो कहती है मुझे एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही, मुझे वो जो मैं सोच के आई थी वो मुझे यहाँ क्यों नहीं फील हो रहा। क्योंकि वो पता नहीं अक्सर लोग जब जाते हैं ना तो टीवी पे वो खाना काबा के पीछे तिलावत चल रही है, वो जाके कहते हैं तिलावत कहाँ है। हाँ, वहां पे तो वो एक सर्वाइवल मोड में आप चले जाते हैं, भागम दौड़, जगह कहाँ मिले, होता है कि वहां पे आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपको लेट रिवॉर्डेड फीलिंग भी होती है, यानी फौरन थोड़ा सा डिप आता है और कुछ लोग जो हैं वो बाद में उसको रिवाइव करते हैं कि अच्छा नहीं चलो ये चीज़ अच्छी होगी है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे वांटिंग और लाइकिंग के सर्किट्स होते हैं और हम वांटिंग और लाइकिंग के मुताबिक चलते हैं। जैसे जो वांटिंग सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में, वो कुछ हमारे काफ़ी सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए टेक्निकली, जैसे ब्रेन स्टेम है और न्यूक्लियस अकम्बेंस है और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, एमिगडला है, डोर्सल स्ट्राइटम है, यानी काफ़ी सारे ब्रेन के एरियाज हैं जिनको वो कहते हैं कि वांटिंग सेंटर्स हैं। और लाइकिंग सेंटर भी ब्रेन के बहुत छोटे हैं, वांटिंग सेंटर्स ज़्यादा हैं और लाइकिंग सेंटर्स छोटे हैं, बहुत छोटे से स्पॉट्स हैं। सो अब क्या होता है कि इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो वांटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है और फिर लाइकिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ और काम करना पड़ता है। उसके लिए वो कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर था और वो बैठा हुआ था और ये टिपिकल सा सिनेरियो है और वो नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा था और उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यही वो टाइम है मेरे पास, मैं फ्री हूँ ना, मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ और डॉक्टर्स ने मुझे कहा भी हुआ है कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो फिल्म देख रहा है। वांटिंग किस चीज़ के लिए, मतलब ज़रूरत किस चीज़ की थी कि वो एक्सरसाइज करे। तो वो टेम्पटेशन बंडलिंग ये होती है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके साथ आप एक ऐसा एक्शन अटैच कर लें जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। एक होता है कि व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई नीड टू डू, आप दोनों को अटैच कर लें। तो उस बंदे ने ये किया जो कि इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसने एक साइकिल लिया जो एक्सरसाइज साइकिल था और उसके साथ कुछ सर्किट्स के साथ अपने नेटफ्लिक्स की स्क्रीन को इस तरह अटैच किया कि अगर मैं इतनी एक्सरसाइज करूँगा तो फिर मेरा वो नेटफ्लिक्स का वो जो है ना स्क्रीन वो ओपन होगी और मैं उसको साथ साथ देख सकूँगा। वो फिर क्या करता था कि वो उतनी एक्सरसाइज करता था ताकि ये कि वो फिर उस जगह पे पहुंच सके जो कि उसको चाहिए। तो इसको वो कहते हैं कि ये जो चीज़ होती है ना कि हमारी वांट क्या है और हमारी नीड क्या है, इन दोनों को अगर हम साथ अटैच कर देना तो इससे फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें जैसे अमेरिकन जो चैनल है ABC, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने क्या किया कि थर्सडे नाइट को 3 शोज़ इकट्ठे रख दिए। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अवाम में ये बिहेवियर देखा कि थर्सडे नाइट लोग ना बड़े एक्साइटेड होते थे कि हमने ना ये 3 शोज़ जो बड़े मशहूर शोज़ हैं हमने ये देखने हैं, वन आफ्टर दी अदर। अच्छा, अब उसके साथ लोग पॉपकॉर्न भी रखते थे, शराब भी रखते थे और अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के इन अ वे अपना फैमिली टाइम भी कुछ लोग कर रहे होते थे कि इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बैठ के वो देखेंगे, करेंगे। तो उनका शो बहुत ऊपर जाना शुरू हो गया और उन्होंने उस चीज़ को कैश करके क्या किया कि लोगों को ये फीलिंग देना शुरू कर दी कि ये आपका टाइम है जिसमें आप एंटरटेन भी हैं और आप रिलैक्स भी हैं। और लोग जो थे वो ऑटोमेटिकली उस शो की, उस चैनल की पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। तो अब इसमें वो ये कहते हैं कि डोपामीन आपने जो आपकी जो रिलीज़ होती है तो आप ये देखें कि वो पहले से हो रही होती है, उस बिहेवियर को आपने अंडरस्टैंड करना है। दूसरा इसमें वो कहते हैं कि आप क्या करें कि जो आपकी करंट हैबिट है आप देखें उसमें कौन सी नीडेड हैबिट है उसको साथ ऐड करें और नीडेड हैबिट के साथ कौन सी आपकी वांट है आप उस तक जाएं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मसलन अगर आप सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो आपने वो क्या थी, वो आपकी करंट हैबिट थी कि आप रोज़ सुबह उठते हैं, आप चाय पीते हैं या अपनी कॉफ़ी लेते हैं।
अब आपने उसके साथ नीडेड हैबिट पे जाना है। नीडेड हैबिट क्या है? ग्रेटफुल जर्नलिंग कर लें, अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। और ये करने के साथ अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी तीसरी चीज़ पे जाना है। तीसरी चीज़ कौन सी है? वांटिंग पे। वांटिंग क्या थी? मसलन मैंने ये बुक पढ़नी है, मसलन मैंने तिलावत करनी है, मसलन मैंने ये अज़कार करने हैं। तो इसको वो जो टाइटल दे रहे हैं ना, जो मैंने आपको भी बताया था, क्या था? टेम्पटेशन बंडलिंग है, कि जो चीज़ आपका दिल चाह रहा है करने को या ऑलरेडी आप कर रहे हैं, उससे आप आगे कैसे चलें। एक और एग्जांपल ये है कि जैसे आपकी एक करंट हैबिट ये कि आप लंच ब्रेक करते हैं, आप जॉब पे होते हैं तो आप लंच ब्रेक करते हैं। अब आपकी उससे अगली हैबिट आपने अटैच करनी है, नीडेड हैबिट। तो आप क्या कर सकते हैं कि मसलन आपको 2-3 लोगों को मैसेज कर रहे हैं या किसी से बात करनी है, आप उस टाइम पे उसके साथ उसको अटैच कर दें कि जैसे ही मैंने लंच ख़त्म किया मैंने साथ ही इस शख्स को मैसेज कर देना है या इस शख्स को ये बात बता देनी है। अब आपने ये कर लिया तो अब आप अगली किस चीज़ पे जाएंगे? जो आपकी वांट है। आप क्या करना चाह रहे थे? आप मसलन कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके बाद ये एक्टिविटी कर लूँ, कोई भी एक्टिविटी आपकी हो सकती है, तो आप उस एक्टिविटी पे जा सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से कोई करंट हैबिट है कि आप थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन निकालते हैं देखने के लिए, आपकी हैबिट है आप थोड़ी देर बाद ज़रूर फ़ोन चेक कर लेते हैं, ये अब आपकी एक करंट हैबिट है। अब नीडेड हैबिट इसमें क्या हो सकती है कि आप अपने आप को बताते हैं कि मैंने मसलन जब निकालना है इसको तो उस टाइम पे मैंने पहले कोई कुरान की आयत देख लेनी है, या मैंने कोई ज़रूरी जो कोई काम अपना साथ करने वाला है फ़ोन पे मैंने वो पहले कर लेना है। कोई ना कोई आजकल तो हमारे फ़ोन पे हर काम हो रहा होता है। कितने लोगों को हमने या मैसेज ही करना होता है या कोई चीज़ पढ़नी होती है या कोई चीज़ सुननी होती है। और उसके बाद वांट वाली हैबिट क्या होती है? वांट क्या इस वक्त कि मैं अपना सोशल मीडिया चेक करूं। हम यूजुअली क्या करते हैं? फ़ोन उठाया सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं। तो अगर हम जो हमारी करंट हैबिट है उसके साथ मुझे कौन सा करने वाला काम है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसकी मुझे नीड है, मैं कर नहीं रही, नीड है, मैंने उसके साथ अटैच कर दिया। और यहाँ से फिर उस चीज़ को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हैबिट स्टैकिंग भी फिर हम लेकर आ सकते हैं। जो हमने कहा था ना कि एक अच्छी हैबिट पे दूसरी अच्छी हैबिट हम स्टैक करते चले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि फिर हमारी हैबिट्स जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। ऑलरेडी कर रहे हैं उसके साथ जो मुझे करना चाहिए उसको अटैच कर लें और फिर उससे आप उस पर चले जाएं जो मुझे वैसे ही मज़ा आता है करने में। तो वो बीच में एक सैंडविच अप्रोच के साथ आप बहुत सी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। देखिए मैंने भी हमारे जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें हर टीचर का ना एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जब उनकी क्रिएशन है ना, हमारे जो भी टीचर आते हैं हम एक ही बात कहते हैं, बेटा हमें प्रोडक्ट बेचना है ना, आपने नीड बेस पे नहीं बेचना, आपने इमोशनल बेसिस पे बेचना है। आपने उसको इतना इमोशनली अट्रैक्टिव कर देना है ना अगले के लिए कि अपनी नीड ना देखे उसके आगे, वो इतना बस मजबूर हो जाए कि उसको चाहिए हो या ना चाहिए हो बस। डॉक्टर कमल, इसके साथ ये हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी नेचर में होती हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं होती, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हेल्दी पैरामीटर्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने तो हमें फितरत पे बनाया ना। तो अगर हमने कोई भी चीज़ अपने माहौल से सीखी है या मेरा टेम्परामेंट डिफ़िकल्ट है, मैंने उस वजह से किया है, ईजी है मैंने उस वजह से किया है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। स्किल्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि आप लर्न कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये बहुत स्लो है, सुस्त है, ये जल्दी जल्दी कोई काम नहीं कर सकते, तो उनकी जो है जैसे टास्क इनिशिएशन स्लो होती है, तो वो बिल्ड कर सकते हैं ना। एक होता है जिसको उसके अंदर इनबॉर्न है, उसके अंदर वो बाय बर्थ मौजूद है, वो ज़्यादा अच्छी तरह करेगा। लेकिन ये नहीं है कि कोई दूसरा सीख नहीं सकता। तो हैबिट्स ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त ठीक कर सकते हैं, बट यू नीड टू कॉन्टीन्यूसली वर्क ऑन इट। आप हमेशा एक्टिव लर्नर हो, आप हमेशा सोचें कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, फिर नहीं आप ठीक कर सकते। देखिए, आप दूसरे इंसान की जिम्मेदारी तो ले नहीं सकते ना। दूसरे इंसान को तो आप सिर्फ बता सकते हैं या उसको गाइड कर सकते हैं। अगर दूसरा इंसान चेंज नहीं होना चाहता तो फिर आप उसको जैसे कहते हैं लर्न विद एक्सपीरियंस करने देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद झेलेगा। आपका इवन अपना बच्चा भी हो सकता है, आपके अपने घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके साथ वाले पीयर्स हो सकते हैं। कितना पीछे लगेंगे किसी के, तो उसका तरीका ही होता है देन यू होल्ड बैक। कई दफ़ा बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, लेकिन फिर आपको उनको सहने देना होता है। आप कहते हैं ठीक है, इट्स योर चॉइस। एक बता ही सकता है ना किसी इंसान को कि भाई ये ना करो, इसका ये नुकसान है। जो नहीं समझता फिर वो भुगतता है। हमने खुद भुगता है कि नहीं भुगता? हमारे माँ बाप ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इतना कुछ बताया, रोका। मैं अभी भी अगर रिफ्लेक्ट बैक करूँ, मैं कहती हूँ काश मैं ये चीज़ कर लेती ऐसे, ये चीज़ कर लेती ऐसे। पता नहीं क्यों उस वक्त दिमाग नहीं काम करता, नहीं समझ आती। जब आप एक गलत लूप में गए हुए होते हैं ना, फिर नहीं पता चलता।